दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अब तुर्की के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के नेताओं को अपनी नानी याद आने लगी है। जिस तुर्की ने कभी भारत पर बयानबाजी करके खुद को दबंग समझ रहा था, आज वही भारत के एक एक कदम से डर रहा है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से भारत और तुर्की के बीच का तनाव अब खुली टक्कर का रूप ले चुका है और अब तुर्की को हर मोर्चे पर भारत का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। कमाल की बात यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत ने पहले ही उड़ा दी थीं, और जब भारत ने उनकी कुछ बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की तो पूरा तुर्की हिल गया था। और अब हालात ये हैं कि भारत ने सीधे समुद्र में अपनी नेवी को तुर्की के सामने खड़ा कर दिया है। सोचिए, वो तुर्की जो हमेशा भारत पर उंगली उठाता था, आज उसकी नींद उड़ चुकी है। तुर्की के नेताओं के लिए अब हर रात एक डरावना सपना बन चुकी है, क्योंकि अब हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की नौसेना गरज रही है। तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को वापस बुला ले, भारत उतनी ही मजबूती से और आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की के ऊपर भारत की नेवी एक तूफान बनकर बरस रही हो, और अब खबर यह आ रही है कि भारत ने एक बार फिर से अपने युद्धपोत को तुर्की की समुद्री सीमा के बेहद करीब तैनात कर दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब किसी की धमकी में आने वाला नहीं, बल्कि जो धमकी देगा उसे जवाब मिलेगा, सीधे समुद्र के रास्ते। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत तुर्की के खिलाफ इतना कड़ा रवैया क्यों अपना रहा है। इसके पीछे की असली वजह और तुर्की की अंदरूनी घबराहट को समझने के लिए इस विश्लेषण को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि यह एक ऐसा सबक है जो हर उस देश को मिलना चाहिए जो भारत की ताकत को हल्के में लेता है। दरअसल इस समय देखा जाए तो तुर्की ने भारत से पंगा ले लिया है, और यह पंगा तुर्की ने भारत से अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर लिया है। लेकिन तुर्की ने भारत से जो पंगा लिया है, अब यह पंगा तुर्की के ऊपर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत का युद्धपोत एक बार फिर से तुर्की के सामने सीना तान कर खड़ा हो चुका है। हालांकि सबसे पहले यह समझते हैं कि तुर्की ने आखिरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। कैसे और कब से यह सब शुरू हुआ? सबसे पहले तो एक दृश्य की कल्पना कीजिए। दोस्तों, भारत ने अभी अभी अपनी आजादी की जंजीरें तोड़ी थीं और एक नई पहचान गढ़ने की राह पर था। उधर तुर्की भी खुद को एक आधुनिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं बदलावों के दौर में साल 1948 में भारत और तुर्की ने पहली बार अपने औपचारिक राजनैतिक संबंध स्थापित किए। एक नई कूटनीतिक शुरुआत के साथ शुरुआत में माहौल बिल्कुल अच्छा था और दोनों देशों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा, मशीनरी और रत्न आभूषण का व्यापार शुरू हुआ। दोनों देश एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करते थे, और सबसे बड़ी बात कि कहीं कोई तनाव नहीं था। तुर्की भारत के साथ व्यापार करके फायदे में था और भारत को भी तुर्की से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे तुर्की का झुकाव संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की तरफ बढ़ता गया, और भारत अपनी गुट निरपेक्ष आंदोलन में व्यस्त रहा। इसका मतलब यह था कि भारत किसी का भी विरोध नहीं करेगा। तुम चाहे जहां जाओ, बस हमारे साथ सही से रहना, यानी दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन सम्मान बना रहा और कोई टकराव नहीं था। साल 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे और व्यापार बढ़ने लगा, जिसमें भारत तुर्की को रसायनों, वस्त्रों और औषधियों का निर्यात करने लगा और तुर्की से खनिज और मशीन के हिस्से मंगाने लगा। इसी बीच भारत की हवाई सेवा और तुर्की की हवाई सेवा के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुईं। भारतीय पर्यटक तुर्की जाने लगे और तुर्की के बाजारों में भारतीय उत्पाद दिखने लगे। भारतीय पर्यटक तुर्की के इतिहास और संस्कृति को देखने जाते थे और तुर्की भी भारतीय पर्यटकों से अच्छी कमाई कर रहा था। दोनों देशों के व्यवसायी एक दूसरे के देशों में निवेश करने लगे और वस्त्र, औषधि और मोटर गाड़ी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। यानी दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। दोनों देश फायदे में थे और आने वाले समय में रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद थी, जब तक कि एर्दोगान की राजनीति बीच में नहीं आई। फिर साल 2016 के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया और वह मोड़ आया जहां से तुर्की ने अपना विनाश खुद बुलाया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने देश में इस्लामी नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वो चाहते थे कि पूरी मुस्लिम दुनिया उन्हें खलीफा की तरह माने, और इसी कोशिश में उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एर्दोगान को लगा कि अगर वो पाकिस्तान का साथ देंगे और कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलेंगे तो मुस्लिम देशों में उनकी साख बढ़ेगी।
उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र में भारत पर आरोप लगाए कि भारत मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। 2019 में जब भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया तो तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी और यहीं से तुर्की ने अपने लिए मौत का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भारत ने सबसे पहले चुपचाप देखा कि तुर्की क्या कर रहा है, लेकिन जब भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि तुर्की सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान की सेना को ड्रोन और प्रशिक्षण दे रहा है, तो भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, तुर्की की बायकार कंपनी जो दुनिया के मशहूर बायरख्तार ड्रोन बनाती है, वो पाकिस्तान को यह ड्रोन तकनीक देने लगी। यह ड्रोन बेहद खतरनाक है और इनका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन को मारने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान ने इन ड्रोनों को कश्मीर की सीमा पर तैनात किया और भारतीय सेना को परेशान करने की कोशिश की। भारत ने जब यह देखा तो तुरंत कार्रवाई की, तुर्की के साथ सभी रक्षा समझौते रद्द कर दिए, उनकी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया और पाकिस्तान से जुड़े किसी भी तुर्की परियोजना को तुरंत रद्द कर दिया। यही नहीं, भारत ने जवाब में यूनान, आर्मेनिया और साइप्रस के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किए, जो तुर्की के ऐतिहासिक शत्रु देश हैं। यानी अब मैदान पूरी तरह खुल चुका था, जहां एक तरफ भारत की मजबूत रणनीति थी और दूसरी तरफ तुर्की की बेवकूफी भरी जिद थी। तुर्की सोचता है कि वो इस्लामी दुनिया का नेता है और पूरी मुस्लिम दुनिया उसे अनुसरण करती है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे बड़े मुस्लिम देश तुर्की की परवाह नहीं करते और भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखते हैं। भारत अब वैश्विक दक्षिण ब्रिक्स और 20 देशों के समूह में अपना झंडा गाड़ चुका है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने जवाब में यूनान और आर्मेनिया के साथ रक्षा हथियारों के समझौते बढ़ाए। आर्मेनिया को भारत ने स्वदेशी हथियार जैसे पिनाका रॉकेट प्रणाली और स्वाति रडार दिए, जो तुर्की को सीधे चुभ गया, क्योंकि आर्मेनिया और तुर्की के बीच गहरी दुश्मनी है। वहीं इस समय भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय युद्धपोत लगातार यूनान और साइप्रस के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तुर्की जितना ज्यादा धमकी देता गया भारत, इतना ही ज्यादा आर्मेनिया, यूनान और साइप्रस का साथ देता गया और तुर्की के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाता गया। और यह खबर जून 2025 की है, जब भारत सरकार की योजना सामने आई थी कि पाकिस्तान का समर्थन करने के चलते भारत और भी ज्यादा तुर्की को दंडित करने जा रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार या तकनीक देगा, उसे भारत माफ नहीं करेगा। लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद देखा जा रहा है कि तुर्की की कुटाई शुरू हो चुकी है और भारत ने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया है, क्योंकि खबरों के अनुसार पिछले कई दिनों से भारत के युद्धपोत साइप्रस और यूनान के साथ अभ्यास कर रहे हैं, वो भी तुर्की के दरवाजे पर। भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद, INS चेन्नई और INS तमाल जैसे शक्तिशाली युद्धपोत जब भूमध्य सागर में पहुंचते हैं तो पूरा क्षेत्र हिल जाता है। हालांकि फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना बार बार भूमध्य सागर से कॉकस तक तुर्की के करीब नौसेना भेज रही है और एक बार फिर से भारत के युद्धपोत वहां पहुंच चुके हैं। यह लगातार उपस्थिति तुर्की के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब वहां स्थायी रूप से रहने वाला है और तुर्की कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल बात अगर व्यापारिक रिश्ते की आती है तो अभी भी दोनों देशों के बीच का व्यापारिक रिश्ता काफी हद तक जारी है, लेकिन लचीलापन और तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है। दोनों देशों के बीच अब भी लगभग 10 से 2 अरब डॉलर का व्यापार है, लेकिन वो भी बहुत सीमित और सतर्क तरीके से, क्योंकि नए निवेश पूरी तरह रुक गए हैं। भारत ने कई तुर्की कंपनियों को निविदा सूची से बाहर कर दिया है और उन्हें भारत में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तुर्की के व्यवसायी चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते फिर से सुधरें, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अर्दगान की राजनीति उनके व्यापार को तबाह कर रही है। तुर्की बार बार कहता है कि वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन उसके हर कदम में पाकिस्तान की झलक मिलती है। तुर्की एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार और तकनीक देता रहता है, और भारत यह बात अच्छे से जानता है कि जो दुश्मन के साथ खड़ा हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह बात ज्यादा पहले की नहीं है, बल्कि हाल ही में तुर्की के उल्टे सीधे रवैये पर भारत ने गुस्से में आकर तुर्की की कंपनियों को अपने नौसेना के जहाजरानी परियोजना से बाहर निकाल दिया था और उसके बदले भारत ने यूनान के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत किए। दरअसल यह एक समुद्री जहाजरानी और जहाज निर्माण से जुड़ा बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट था
जिसमें भारत अपनी नौसेना आपूर्ति श्रृंखला और जहाज निर्माण के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को काम देने वाला था। शुरुआती तौर पर तुर्की की कुछ कंपनियों या पार्टनरों को नौसेना की पसंद के लेकर प्रोजेक्ट में शामिल देखा जा रहा था, यानी वे नौसेना के लिए सामग्री, हिस्से या तकनीक देने वाले थे और इससे तुर्की को करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था। लेकिन भारत ने तुर्की को सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से सीधे बाहर कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि तुर्की की कंपनियां भरोसेमंद नहीं हैं और वे भारत के सैन्य रहस्यों को पाकिस्तान तक पहुंचा सकती हैं। इसीलिए भारत ने भरोसे के आधार पर तुर्की को हटाकर यूनान जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ काम करना शुरू किया। यह सीधे तौर पर तुर्की की रक्षा और व्यापारिक साख पर एक बड़ा झटका था और कुछ 100 करोड़ रुपए के ठेके का नुकसान हुआ। इससे तुर्की को सरकारी रक्षा ठेके का नुकसान हुआ और आगे चलकर अब तक भारत जैसे बड़े बाजार में मौका ही नहीं मिल रहा, यानी आर्थिक और राजनैतिक झटका तो हुआ ही, साथ में यह तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तबाही जैसा था। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी जानकारी जो काफी शोध और मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दें। लेकिन तुर्की की घबराहट सिर्फ नौसैनिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, अब जमीन पर भी उसे बड़े आर्थिक और रणनीतिक झटके लग रहे हैं। भारत अब एक नया कूटनीतिक कॉरिडोर खोल रहा है जिसे तुर्की की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने वाला माना जा रहा है। दरअसल भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMIC पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यह गलियारा तुर्की को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। अभी तक तुर्की ही एशिया से यूरोप तक माल और ऊर्जा पहुंचाने का मुख्य रास्ता था, जिससे उसे अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस मिलती थी। इस नए गलियारे के सक्रिय होते ही तुर्की का यह गेटवे का दर्जा छिन जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति, जो पहले से ही मंदी और महंगाई से जूझ रही है, पूरी तरह चरमरा जाएगी। तुर्की के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया एक सीधा भूराजनीतिक दंड है, जिसका उद्देश्य अर्दगान के भारत विरोधी रुख की भारी कीमत वसूलना है। इधर तुर्की की राजनीतिक अस्थिरता भी अब खुलकर सामने आ रही है। नौसेना की बढ़ती तैनाती और आर्थिक मोर्चे पर लगातार हो रही हार के कारण अर्दगान सरकार पर देश के भीतर दबाव बढ़ रहा है। वहां की विपक्षी पार्टियां लगातार यह सवाल उठा रही हैं कि तुर्की ने एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति भारत के साथ जानबूझकर दुश्मनी क्यों मोल ली, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ रहा है। महंगाई की दरें आसमान छू रही हैं और तुर्की की मुद्रा लीरा लगातार गिर रही है। ये गिरती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता अलगाव तुर्की के नेताओं को मजबूर कर रहा है कि वे अपनी दबंगई को छोड़कर यथार्थ का सामना करें। सूत्रों का कहना है कि पर्दे के पीछे से तुर्की की सरकार अब भारत के साथ शांति बहाली के लिए अप्रत्यक्ष संदेश भेज रही है। लेकिन भारत का कड़ा रुख है कि जब तक तुर्की पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक कोई भी सार्थक बातचीत संभव नहीं है। भारत ने एक और घातक चाल चली है जो सीधे तुर्की के रक्षा उद्योग को निशाना बना रही है। भारत अब अपने कई बड़े रक्षा सौदों के लिए तुर्की के पारंपरिक प्रतिस्पर्धियों जैसे फ्रांस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेजी से संबंध मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत ने यूरोपीय देशों से रक्षा उपकरणों की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन परियोजनाओं में तुर्की की कंपनियां शामिल होने की उम्मीद कर रही थीं, वहां अब भारतीय रणनीतिक साझेदार ही जगह ले रहे हैं। इसके अलावा भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को और बढ़ा रहा है, जहां वह तुर्की की नौसेना की किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी फॉरवर्ड बेसिंग को मजबूत कर रहा है। यह एक स्पष्ट संदेश है, तुर्की अगर अरब सागर या हिंद महासागर में कोई भी गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो उसे सीधे भारतीय नौसेना की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो अब किसी भी क्षेत्रीय शक्ति से कम नहीं है। भारत ने एक और घातक चाल चली है जो सीधे तुर्की के रक्षा उद्योग को निशाना बना रही है। भारत अब अपने कई बड़े रक्षा सौदों के लिए तुर्की के पारंपरिक प्रतिस्पर्धियों जैसे फ्रांस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेजी से संबंध मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत ने यूरोपीय देशों से रक्षा उपकरणों की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन परियोजनाओं में तुर्की की कंपनियां शामिल होने की उम्मीद कर रही थीं, वहां अब भारतीय रणनीतिक साझेदार ही जगह ले रहे हैं। इसके अलावा भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को और बढ़ा रहा है, जहां वह तुर्की की नौसेना की किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी फॉरवर्ड बेसिंग को मजबूत कर रहा है। यह एक स्पष्ट संदेश है,
तुर्की अगर अरब सागर या हिंद महासागर में कोई भी गतिविधि करने की कोशिश करेगा तो उसे सीधे भारतीय नौसेना की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो अब किसी भी क्षेत्रीय शक्ति से कम नहीं है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।